खैर जंग तो कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, जंग इज़ नॉट इवन द लास्ट ऑप्शन, जंग कोई ऑप्शन नहीं। ऑलरेडी हमने पहलगाम में 28 लोग खोए, उसके बाद हमने इस जंग में कई लोग खोए, और बच्चे खासकर जिनकी ज़िंदगी थी इस वक्त जीने की। तो जो लोग वॉर को एडवोकेट करते हैं, मैं उनको ये बोलूँगी कि आप या तो जिस इलाके में आप रहते हैं इस वॉर को बोलिए उनके बॉर्डर पे लड़े, हमारे बॉर्डर पे वॉर नहीं होना चाहिए। कि पिछले दिनों कुछ हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से दोनों तरफ से शेलिंग हुई, और उसमें हमारे कई इलाके जो हैं उसकी जद में आए, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर पुंछ, उड़ी, टंगडार और कुछ हिस्से कुपवारा के भी उस जद में आए। और मुझे मौका मिला इन तमाम इलाकों में जाने का, और मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि जब इस किस्म के आपस में ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आती है, तो आम लोगों पे क्या गुजरती है, जो हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं उन पे क्या गुजरती है, किस तरह घरों के घर बर्बाद हो गए हैं, ज़िंदगी भर की जो कमाई होती है वो बेचारे लोग जमा करके मकान बनाते हैं, मकान तबाह, और उसके बाद फैमिलीज उजड़ गई हैं, बच्चे। और मैं तो एक जगह गई तो उन्होंने वो बच्चों की जो कब्र है अपने घर के उसमें आंगन में रखी है, 2 बच्चे एक साथ उनके चले गए इस दुनिया से। तो मैं आज ये इसलिए मजबूर हो गई आप सबके साथ बात करने के लिए कि मैं जहाँ भी गई अभी तक, मतलब शेल्टर तो बहुत दूर है, अभी तक कई लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनको टेंट भी नहीं मिला है अभी तक। तो जो मैं कल टंगडार गई तो वहाँ भी मैंने देखा बेचारी वो एक औरत है, उसका हस्बैंड यहाँ मजदूरी करता है श्रीनगर में, 2 बच्ची हैं उसकी छोटी छोटी, उसका घर बिल्कुल तबाह हो गया, तो वो भी बेचारी, उसको पता नहीं मैं कहाँ किधर अपना सर छुपाऊँ। तो इसलिए मतलब हालात काफ़ी ख़राब हैं इन लोगों के, इनकी जान भी गया, माल भी गया, और कई जगह ऐसा है कि जहाँ शेल लगा हुआ है तो ढांचा तो खड़ा है मगर मकान पूरा बोसीदा हो गया है, मकान खोखला हो गया है। और जो मैंने सुना जो सरकार की तरफ से टीम्स गई हैं वो देखते हैं स्ट्रक्चर खड़ा है और तुम्हारा एक शीशा टूट गया तो बस, ऐसा नहीं होता है। जब किसी मकान पे शेल लग गया हो तो वो मकान पूरा हिल जाता है, उसकी पूरी बर्बादी हो गई है। तो इसलिए मेरी सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि ये जितने भी एरियाज़ हैं इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। मकानों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में दरवाज़ा भी नहीं बनता है, तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन सब जितने भी इसमें हमारे लोग जिनकी जाने गई उनको शहीद करार दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, बच्चे थे हमारे, औरतें थी हमारी, आदमी लोग इसमें गए हैं, तो उसकी वजह से एक तो उनकी इज्जत अफजाई होगी और दूसरा कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे, उनकी फैमिलीज़ को मिलेंगे। और जिनके लोग चले गए हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, एक जॉब भी मिलना चाहिए। और कई मुझे दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें इसमें डैमेज हो गई, तो उन्होंने जो बैंक में इंश्योरेंस है तो बैंक इंश्योरेंस देने से इनकार करते हैं, वो कहते हैं ये जंग है, हमारा इंश्योरेंस नहीं दे सकते आपको। तो इसमें मैं चाहूँगी गवर्नमेंट इंटरवीन करे। और जो लोन लिए हैं, कई लोगों ने लोन लेके मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था, ये ज़रूरी है कि उस लोन को वेव ऑफ किया जाना चाहिए। और कई मैं गई थी वहाँ मेंढर, तो वहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिस पे अटैक हुआ था एक तरफ से, तो उसके नज़दीक जो दुकानें हैं, मकान हैं, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसके लिए कोई वहाँ गया नहीं है, उन जगहों पे वहाँ गया नहीं है उन जगहों को देखने के लिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि इसको भी देख लिया जाए। और पुंछ की मैं ख़ास तौर से बात करूँगी कि पुंछ में अगर हमारे पास अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर होता, हमारी जो वहाँ एम्बुलेंस है उसमें वेंटिलेटर होता, तो शायद कई जाने पुंछ में बच सकती थी जो जाने वहाँ उस वजह से गई। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे पास हर जगह जो है मेडिकल कॉलेज है, तो पुंछ का भी वो होना चाहिए ताकि वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए।
اور یہی میرا ہے کہ آخر میں ابھی بھی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ میں جہاں بھی گئی لوگوں نے کہا ہمیں انڈیویجول بنکر چاہیے. تو مجھے یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آج 21ویں صدی میں ہمارے لوگ جہاں اچھے اسکولوں کی ڈیمانڈ کرتے, نوکریوں کی ڈیمانڈ کرتے, ہسپتالوں کی ڈیمانڈ کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں بنکر چاہیے, کیونکہ ان کے دل میں یہ خوف گھر کر گیا ہے کہ ان کو لگتا ہے جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم ہر وقت جنگ کی حالت میں اپنے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ مرکزی سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارے لوگ ہمیشہ اس ذہن میں رہیں کہ کب گولہ آئے اور کب ہمیں بنکر میں جانے کا موقع ملے. تو میری گزارش ہے یہاں کی سرکار سے بھی اور مرکزی سرکار سے بھی امیڈیٹلی مدد کر لیجئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں کوئی نہیں ہے, ان کو مکان بنا کے بھی دینے پڑے, آپ کو مکان بنا کے دیجئے. اور اس وقت جہاں بھی اس وقت یہ ہوا ہے وہاں گورنمنٹ کی ٹیمیں جا کے دیکھنی چاہیے, جن کے سر پہ چھت نہیں ہے تو کچھ تو کرو ان کے لیے. تو اسی لیے میں نے آپ سب کو بلایا تھا کہ ابھی تک میں جہاں بھی گئی تو ابھی تک مدد کوئی پہنچی نہیں ہے کسی کے پاس. میم یو ریسنٹلی وزٹڈ آل دوز پلیسز جو افیکٹڈ ہیں, کافی نقصان بھی آپ نے دیکھا. تو واٹ یو وانٹ ٹو ٹیل دوز پیپل ہو آر ایڈوکیٹنگ فار وار اوور دا ٹائم پیریڈ؟ آئی کین سے دیم کہ آپ بیوی بچے لے کے تھوڑی دیر ٹنگڈار کے بارڈر میں رہو, ارسپورہ میں رہو, پونچھ کے بارڈر پہ رہو, وہاں اپنے بیوی بچے لے کے رہو اور اس کے بعد ایڈوکیٹ کرو وار کے لیے. تو پھر کوئی بات بنے گی تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ وار ہوتی کیا ہے. جن کو اپنے آنگن میں 2 بچے دفنانے پڑے ان کو سمجھ آنی چاہیے. وار از سولوشن ٹو نتھنگ. ابھی اٹ از 0/0 0/0, بلکہ دونوں طرف سے کافی سویلین کیجولٹیز ہو گئی. دیٹ از دا انٹرسٹ دیٹ وی ہیو ٹو گیو آن دس وار. وہ سود ہمارے لیے ہے جو ہم نے پہلگام میں 28 لوگ کھوئے. اس کے بعد ہم نے اس جنگ میں کئی لوگ کھوئے, اور بچے خاص کر جن کی زندگی تھی اس وقت جینے کی. تو جو لوگ وار کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں میں ان کو یہ بولوں گی کہ آپ یا تو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس وار کو بولیے ان کے بارڈر پہ لڑے, ہمارے بارڈر پہ وار نہیں ہونا چاہیے. میم آپ کی نظر میں پھر کیا سمادھان ہے جو پاکستان بار بار جو حرکت کرتا ہے, آپ کی نظر میں کیا سولوشن ہے پھر؟ جنگ تو کوئی سولوشن نہیں ہے. جنگ از ناٹ این آپشن. جنگ از ناٹ ایون دا لاسٹ آپشن. جنگ کوئی آپشن نہیں ہے. آئی تھنک دے شوڈ ٹیک اے پیج فرام واجپئی جیز ڈاکٹرین. تو اس سے ان کو سارے سوالوں کے جواب ملیں گے. میم پیپل کانسٹنٹلی کوشچن یور اسٹینڈ, جو PDP کا اسٹینڈ رہا ہے جب آپ پیس کی بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں, جب سب کچھ نارمل تھا. لیکن ابھی جو ریسنٹ ایسکیلیشنز ہوئی, ہاؤ ڈو یو ویو یور اسٹینڈ ایز اونلی پولیٹیشین اور امنگ دوز جنہوں نے پیس کی بات کی اس ٹائم پیریڈ میں بھی, جنہوں نے سیز فائر کی بات کی اکراس انڈیا اگر بات کریں؟ دیکھیے PDP بنی ہی, ادروائز ہم کانگریس میں تھے تو ہمیں کیا مجبوری تھی پارٹی بنانے کی. PDP بنی اس کے لیے جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے باہر نکالنے کے لیے. اینڈ فار مفتی صاحب ڈاکٹرین دیر از نو ادر وے to take the people out of, to facilitate a resolution of the Kashmir problem which India and Pakistan claim. Usually India claims a bilateral issue. اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. واجپئی جی کہہ رہے تھے انسانیت کے دائرے میں کروں گا, تو مجھے لگتا ہے اسی پالیسی کو آگے چلانے کی ضرورت ہے. میم آپ نے وزٹ بھی کیے, آپ کیا اسسمنٹ ہے اس پورے آپریشن سندور کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں, کیا ہمارے دیش کو فائدہ ہوا, انڈیا کو اس سے کیا فائدہ؟ وہ تو مجھے معلوم نہیں کیا فائدہ ہو گیا, پر نقصان میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے گھر اجڑ گئے, ہمارے مکان برباد ہو گئے, ہمارے بچے اس میں شہید ہو گئے, ہمارے گھروں کے اندر آنگن میں ماں باپ نے قبریں بنائی اپنے بچوں کی. کسی کی ماں کسی چھوٹے دودھ پیتے بچے نے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے, ایک سردار جی ہمارے تھے, اس کے چھوٹے بچے ہیں جن کی ماں اس میں اس کا گولا آ گیا اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ تو مجھے تو وہی نظر آ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا اچیو کیا ہوگا, کیونکہ جو ملیٹنٹ اس میں یا ٹیررسٹ جس کو آپ کہتے ہیں جو اس میں انوالو تھے, ابھی تک ان کو پکڑا نہیں گیا, ابھی تک ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے ہمارے ایکسٹرنل افیئر منسٹر نے بتایا کہ میں نے پاکستان کو پہلے ہی وارن کیا تھا, تو اس کا مطلب ہے جب آپ وارن کرتے ہیں ان کو, تو اس کا مطلب ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹ کیمپس پہ اٹیک کیا تو وہ بھی ان کو بھی مل گیا ہوگا موقع وہاں سے بھاگنے کا. تو مجھے نہیں معلوم, کہ میرے لیے تو یہ 0/0 ہے.
मैडम आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी का नाम लिया, अभी उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था रिगार्डिंग अटैक ऑन टेररिस्ट। फिर वहाँ से राहुल गांधी ने उन पर बयान पे निशाना बनाया, पता इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, हमें ये पता है कि कितने जेट्स हमारे नुकसान हो गए। वहाँ से बीजेपी का कहना है ये राहुल जी प्रो पाकिस्तान लाइन में कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल के वक्त में जब भी आप कोई सवाल करते हो तो उसको बहुत जल्दी एंटी नेशनल का जामा पहनाया जाता है। तो इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ द नेशन, बीजेपी इज़ नॉट द नेशन। तो इसलिए बीजेपी से सवाल करना, बीजेपी सरकार से सवाल करना, मैं नहीं समझती ये कोई एंटी नेशनल बात है या कोई ये प्रो पाकिस्तानी बात है। Ma'am, recently you had a Twitter spat with Chief Minister Umar Abdullah over in this water. So how do you view the developments around it? अरे बात करो, मैंने एक बात आपको बुलाया था इसलिए कि ये जो हो गया है इतना बड़ा, Because this is linked. उसके लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए बात। जो डेलीगेट्स जा रहे हैं फॉरेन देखिए जैसे आपने खुद ही कहा कि पीडीपी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम जंग नहीं चाहते, अब अमन चाहते हैं, हम पॉलिटिकल इंटरवेंशन चाहते हैं। तो उसमें जब भी आप कोई इश्यूज उठाते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, वो पीडीपी उसको टूथ एंड नेल फाइट करेगी। मैम वन लास्ट क्वेश्चन, जो प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है उसमें ये अब तासुरात दिए जा रहे हैं कि बीजेपी ने जो कर्नल के मतलब किया था, कर्नल सोफिया कुरैशी के मतलब, उसको बिल्कुल लीस्ट यानी कि उसको पूरी तरह से यहाँ पर लीनेंसी दी जा रही है, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर क्या, क्योंकि आपने मैंने ऑलरेडी कहा है कि एक तरफ से हम एक प्रोफेसर जो है अली खान जी, जो बहुत ही वेल नोन है, हाईली एजुकेटेड है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त है, तो उसको अरेस्ट करते हैं क्योंकि वो सच बोलता है। वो एक बोलता है कि आपने जो कर्नल कुरैशी के लिए आपने उसके लिए किसी ने बद कलामी की और आपने उस पर स्टैंड लिया, बहुत अच्छी बात है। मगर जो मुसलमान लिंच होते हैं, जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हो, जिनके घर आप तोड़ते हो, तो ये हिपोक्रेसी क्यों? उस वक्त आपका स्टैंड कहाँ गया होता है? तो उसके लिए उनको अरेस्ट किया गया। मगर मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेलीगेशन लेके बाहर जा रहे हैं डिप्लोमेसी के लिए, उनको बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, दूसरी तरफ से आप एक प्रोफेसर को अरेस्ट करते हैं। ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसको नज़र में रखते हुए उनको जल्द छोड़ दिया जाएगा। मैम जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है जम्मू कश्मीर की वकालत करने ऑपरेशन सिंदूर को बताने के लिए, डू यू थिंक उसमें फारूक साहब या जो हमारी यहाँ की जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एडवाइस नहीं देना चाहती, जो उन्होंने फैसला किया होगा सोच समझ के ही होगा। थैंक यू।